मैं केसीएम कॉलेज से के मिश्रा डीएलएड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे साइंस का 4th सेमेस्टर का एक डिजीज से रिलेटेड चैप्टर है, जिसमें कि दो चीजें हमें पढ़ना है, एड्स एंड हेपेटाइटिस। एड्स और हेपेटाइटिस, इन दो डिजीज के बारे में आज हम डीप स्टडी करेंगे और ठीक से इसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग समझेंगे कि आपके सिलेबस में इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस हमारा क्या है? सिलेबस है हमारा एड्स और हेपेटाइटिस बी के लिए इसकी सामान्य जानकारियां, इसके कारण, इसके लक्षण और बचाव या उपचार, ये पॉइंट्स हमें इस दो डिजीज से रिलेटेड पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में, यानी सबसे पहले एड्स के बारे में देखते हैं। इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यानी सामान्य जानकारियां ध्यान देंगे। पहला पॉइंट हमारा है HIV। HIV जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। ये इसके द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। एड्स HIV के द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है और HIV की एक अवस्था होती है, उस अवस्था को हम एड्स का नाम देते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रारंभ इसका स्टार्टिंग जो हुआ, वैसे तो क्लियर इसका कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिकों का मानना है, लोगों का मानना है कि किंशासा बेल्जियम, जो कि कांगो की राजधानी है, वहां से इसकी खोज मानी जाती है। वैसे सटीक पॉइंट इसके लिए बहुत ही सटीक पॉइंट नहीं मिले। भारत की अगर बात करें तो भारत में 15 से 50 वर्ष के लोगों में ये 25 लाख लोग ऐसे हैं जो संक्रमित हैं, लगभग का आंकड़ा है। और विश्व की बात करें तो 3.5 करोड़ लोग इस समय एड्स से संक्रमित हैं। भारत में इसके कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया 1992 में, जिसको बाद में बोर्ड के रूप में, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड के रूप में मान्यता दी गई। अब बात करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। तो लक्षण पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले गला, पेट में दर्द, इस तरह से थकान, यानी किसी भी कार्य को करते समय जल्दी थकान लग जाना, पसीना जल्दी सूख आना शरीर से, भूख ना लगना, उल्टी होना, दस्त, मुंह में छालों का आ जाना, सफेद जीभ, जीभ पे व्हाइट कलर की परत बनने लगती है, श्रोणि में घाव व सूजन का हो जाना, त्वचा पर ददोरे का निकल जाना, निमोनिया, यानी कि कुछ ऐसा डिजीज होते हैं जैसे निमोनिया हो गया या और कोई डिजीज आपको हो गया, तो ये रोग जल्दी सही नहीं हो रहे थे, लंबे समय तक खिंचते चले जाते हैं। वजन का घटना, लसिका ग्रंथि में सूजन का आ जाना, ये सभी इसके मुख्य लक्षण है, जिसके द्वारा हम एड्स के बारे में समझ सकते हैं कि हाँ एड्स है और उस हिसाब से एड्स की जांच कराई जा सकती है। अब बात करेंगे इसके कारण क्या है, काज क्या है, कैसे फैलता है। तो कारण के लिए सबसे विशेष ध्यान देने की बात है कि सबसे पहला तो असुरक्षित रक्त, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा रक्त डोनेट किया जाता है किसी व्यक्ति को और वो ब्लड बहुत ही प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, उसमें HIV का संक्रमण है उस व्यक्ति में, तो वो रोग यानी कि HIV का रोग जिस व्यक्ति को ब्लड दिया जा रहा है उसको फैल सकता है। इसके बाद असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा भी ये काफी फैलता है। दूषित सुइयों के प्रयोग से, दूषित सुइयों के प्रयोग का मतलब है कि डॉक्टर यदि किसी पेशेंट को जो कि HIV से संक्रमित हो उसको कोई इंजेक्शन देता है और उसी इंजेक्शन के द्वारा यदि दूसरे को फिर इंजेक्शन देता है तो उस दौरान एड्स के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और शिक्षा का अभाव, ये बहुत ही मूल पॉइंट ये भी है समाज में, शिक्षा का अभाव, यानी कि लोगों को कैसे हम बचाव करें, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसका अभाव होने पर, यानी कि ये जानकारियां ना होने पर भी एड्स या HIV फैलने का संक्रमण रहता है। अब अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, उपचार या बचाव की, तो सबसे पहले इस विशेष बात पे ध्यान देंगे कि इसके ट्रीटमेंट का अभी तक कोई विशेष इलाज नहीं है, यानी पूर्ण इलाज नहीं है। ट्रीटमेंट में एक सबसे सटीक पॉइंट कहा जाता है कि बचाव ही उपचार है, यानी एड्स का बचाव रखना ही सबसे बड़ा उपचार है। और वैसे इसके उपचार के लिए एंटी रेट्रोथेरेपी होता है, जो कि HIV संक्रमित व्यक्ति में की जाती है और इसके द्वारा HIV संक्रमण को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त करने का ऐसा कोई उपचार नहीं है। तो इस तरह से अगर बात करें एड्स की,
तो एड्स के ये बेसिक पॉइंट्स हैं और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं HIV का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या होता है। हाँ, तो हम देखते हैं कि HIV का स्ट्रक्चर क्या है। वैसे सिलेबस में इसके बारे में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये कि जानना आपको ज़रूरी है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या खासियत है, और चूंकि क्वेश्चन इससे कभी कभी इसके इंटरनली पार्ट से आ जाता है, तो ध्यान देंगे HIV स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रक्चर में, इसके आउटर स्ट्रक्चर से ध्यान देंगे। सबसे बाहरी सरफेस पे देखा जाए तो एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन का सबसे बाहर एक कवर में घुंडी समान छोटी छोटी संरचनाएं निडल समान होती है, जो चुभी सी होती है। यह एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है। और इसके बाद इसमें रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, यह एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है। ये दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो इसमें निडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आउटर सरफेस पे, जो कि हमारे WBC से अटैच करने में हेल्प करता है HIV वायरस को। इसके बाद इसके बाहरी स्ट्रक्चर में ही, यानी कि आउटर कवरिंग में ही एक छोटे से प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो कि होस्ट सेल के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद और अंदर बात करें तो अंदर इसमें पाया जाता है कैप्सिड। कैप्सिड का एक कवर होता है जो कि जीनोम को कवर करके रखता है, और ये जो कैप्सिड का कवर होता है ये P17 एंटीजन प्रोटीन होता है, और ये जीनोम को कवर करके रखता है। इसके बाद और अगर हम सब अंदर आए तो अंदर इसमें कुछ एंजाइम से पाए जाते हैं, जैसे इसमें इंटेग्रेज एंजाइम पाया जाता है जो कि जीनोम के जस्ट साइड में होता है, और इसके अंदर जीनोम का पूरा ढांचा होता है, यानी जीनोम का मतलब इसका RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, और ये इसके बीच में पाया जाता है। RNA जो होता है, RNA में ध्यान देंगे कि RNA में सबसे बड़ी बात यहाँ एक चीज देखने को मिलती है कि RNA जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ये विशेष ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अंदर जीनोम का जो कवरिंग है, इस कवरिंग को कहा जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड यानी कि जीनोम का कवरिंग होता है जो कि प्रोटीन्स का बना होता है। इसके बाद इसी न्यूक्लियोकैप्सिड में पाया जाता है P24 कोर एंटीजन। ये चीजें भी न्यूक्लियोप्रोटीन में ही पाए जाते हैं, जीनोम के कवरिंग में। इसके बाद अंदर अगर देखें RNA पर, तो RNA पर हमें P7 GAG प्रोटीन होता है, पाया जाता है, और T9 GAG प्रोटीन होता है, ये पाया जाता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि अनुलेखन, यानी DNA का जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, तो यहाँ पे देखिए समझने के लिए हमने आपको कंफर्म किया है कि ये जो एक RNA जो इधर हमने बनाया है, इसमें देखिए ब्लैक और फिर ब्लैक और ब्लू, और यहाँ ब्लू कलर हमने दे दिया। लेकिन इसी का जब दूसरा RNA मॉलिक्यूल बनता है तो इसका जस्ट अपोजिट बनता है, यानी कि इसमें ब्लू कलर ऊपर हो गया, ब्लैक ब्लू तो सेंटर में, ये ब्लैक वाला नीचे हो गया। मतलब कि जो RNA मॉलिक्यूल्स का नया निर्माण होता है तो वो जस्ट अपोजिट वे में बनते रहते हैं, जिसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरह से HIV वायरस जो होता है, इसके स्ट्रक्चर में इतनी चीजें देखने को मिलती हैं। हमने क्लासेस में भी बार बार चर्चा किया है कि वायरसेस जितने भी, उसमें सिर्फ दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन और RNA या DNA। तो आपका जो HIV वायरस होता है ये सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, ये ध्यान रखेंगे, सिंगल स्ट्रैंड RNA से बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा ये हमारे जो WBCs होते हैं उसके हर तरह से उनको कॉपी कर लेता है, यानी हर तरह से उन पर अटैक करने में सक्षम होता है, यानी कि इसके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बहुत ही अलग होते हैं। और इसमें हमारे WBC पे अटैक करने के लिए जो यहाँ पे एनवेलप्स इसके होते हैं, ये बहुत ही मूल होते हैं, हमारे WBC पे डायरेक्ट अटैक करके इम्यून सिस्टम को ध्वस्त करता है, जिसकी वजह से इसका उपचार अभी तक संभव नहीं। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट मिस हुआ है, ध्यान देंगे आप। इसके टेस्ट के लिए ऐसा टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये टेस्ट होता है जिसके द्वारा HIV का पता चलता है, यानी एड्स का पता चलता है। तो इस तरह से आपके एड्स के स्ट्रक्चर और एड्स के बारे में जो बेसिक जानकारियां थी हमने आपको बताया। अब हम सब आते हैं हेपेटाइटिस बी। हाँ, तो हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी के अगर जनरल फीचर्स की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है,
और ये वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के वायरस होता है और इसके द्वारा हेपेटाइटिस बी होता है। और ये अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो लगभग 2 बिलियन लोग इससे इन्फेक्टेड हैं इस समय। और भारत की अगर बात करें तो भारत में 10 लाख लोग से ज़्यादा हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है हिपैटोसेलुलर कैर्सिनोमा नामक एक डिजीज होता है, यानी जो कैंसर है और वर्ल्ड लेवल के टॉप 10 डिजीज कैंसर में आता है, जो कि हेपेटाइटिस बी के द्वारा संक्रमित व्यक्ति में होता है। अब आपको बता दें बॉडी के किस पार्ट में होता है, तो ये लिवर में होता है। ये लिवर पे अटैक करता है, हेपेटाइटिस बी लिवर पे अटैक करता है और जिससे कि लिवर का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, लिवर सही से कार्य नहीं कर पाता है। और लिवर चूंकि हमारे बॉडी में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में और बॉडी के अदर सिस्टम्स को मेंटेन करने में, इस वजह से हमारा पूरा बॉडी डिस्टर्ब होता है और जिसके कारण फिर हमें बहुत ही घातक बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो बात करेंगे इसके काज की, इसके कारण क्या है और बचाव क्या है। तो कारण में इसका जो कारण है वो संक्रमित रक्त का दान किया जाना, यानी कोई व्यक्ति संक्रमित है वो दूसरे को अगर रक्त दान देता है तो उससे हो सकता है। संक्रमित सुई से संक्रमित मां, यानी कोई मां इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी से, तो उस कंडीशन में उसके द्वारा भी उसके बच्चे में जा सकता है। और संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध करने से ये इसके संक्रमण का चांस होता है। तो इसके कारण जो है यही इसके एक तरह से बचाव भी है। अगर इन चीजों का हम इनसे बचाव करते हैं तो हम इस रोग से निजात भी पा सकते हैं, ऐसे बच सकते हैं। अब बात करेंगे इसके सिम्टम की, लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण में सबसे पहले देखिए त्वचा जो है, त्वचा और आंख, इन पर पीलापन पड़ने लगता है, यानी एलोइस कलर दिखने लगता है। उधर यानी पेट में दर्द होने लगता है, थकान बहुत जल्दी लग जाती है, मूत्र का कलर कालापन हो जाता है और त्वचा में सूजी नसें, त्वचा में जो नसें होती हैं वो सूज जाती है, स्वेलिंग कर जाती है और यकृत का सही से कार्य ना करना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं जिसके द्वारा हेपेटाइटिस बी को हम समझ सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी है। और इस कंडीशन में सही उपचार के लिए डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में ध्यान देंगे इसके लिए वैक्सीन का इजाद हो चुका है और इसके लिए जो वैक्सीन है इंगेरिक्स बी और रिकॉम्बी XHB, ये 2 वैक्सीन हैं जो कि प्रमुख रूप से भारत में और अदर कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो वैक्सीन है ये बच्चे को बर्थ टाइम में ही दिया जाता है। बर्थ से पहला जो डोज होता है वो बर्थ टाइम में दिया जाता है, दूसरा जो डोज होता है 2 से 3 महीने के बीच में दिया जाता है और जो तीसरा डोज होता है वो 6 से 18 महीने के बीच में दिया जाता है। यदि कोई बच्चा इस दौरान यानी 18 महीने तक या 12 वर्ष तक का हो जाए फिर भी अगर उसको इसकी वैक्सीन नहीं दी गई है तो भी इसके बाद में वैक्सीन दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, इस पे चर्चा करेंगे। अब ध्यान देंगे हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है इसके आउटर सरफेस से ध्यान दें कि बाहर की तरफ इसमें HBs एजी डोमेन ये प्रोटीन्स होता है जो कि इसके बाहरी कवर में पाया जाता है और ये हमारे लिवर पे आकर के अटैच करने का काम करता है। इसके बाद आउटर सरफेस से पाया जाता है एंटीजन जो कि प्रोटीन्स होते हैं एक तरह से और ये आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं, कवर एनवेलप का निर्माण करते हैं। उसके बाद उससे अंदर आए तो लिपिड की बाइलेयर्स यानी डबल लिपिड की बाइलेयर होती है, लिपिड मेम्ब्रेन से बनी हुई बाइलेयर्स होती है जो कि इसको ढक करके रखती है। और अंदर आने पर इसका जीनोम दिखाई देता है। जीनोम में ध्यान से देखें तो जीनोम का जो यहाँ एक अंदर का कवरिंग होता है कोर एंटीजन होता है या कोर प्रोटीन इसको कहते हैं और ये कोर प्रोटीन जीनोम को कवर करके रखता है। इसके बाद इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर यहाँ एक सर्कुलर डीएनए होता है और जिसपे एक पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉलीमरेज एंजाइम होता है और डीएनए जो इसका होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसका होता है। और इसके बाद अगर ध्यान दें तो आउटर सरफेस पे इस पे ये लार्ज, मिडल और स्मॉल ये 3 तरह के लार्ज जहाँ के तीन सेल्स आपको दिखाई दे रही है, मिडल जहाँ पे 2, स्मॉल का मतलब जो सिंगल लेयर,
ये 3 तरह के HBS एजी इनवेलप प्रोटीन्स होते हैं जो कि सरफेस पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर में भी 2 ही चीजें दिखाई देती हैं, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड प्रोटीन के साथ में आपका डीएनए, ये डीएनए होता है। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को आप समझेंगे और हेपेटाइटिस बी से संबंधित अपने बुक से जो क्वेश्चंस है उसको आप देखेंगे। इन्हीं पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, इनके सहारे आप सारे क्वेश्चंस को कर सकेंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकेंगे। मिलते हैं अगले टर्म में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।